आज हम बेसिकली वेक्टर रिजोल्यूशन पढ़ने वाले हैं। वेक्टर रिजोल्यूशन किस काम आता है? अगर हमारे पास कई सारे वेक्टर्स हैं 3, 4, 5 तो उसको हम एक साथ इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे कहते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन। बट एक्चुअली क्या होता है कि इसका हमें स्टेप बाय स्टेप कोर कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आखिर वेक्टर रिजोल्यूशन होता क्या है? पूरा फोकस बोर्ड पे रखो, अच्छे जितना अटेंशन आज रख सकते हो रखो, पूरा 100%। अगर कोई एक बॉडी पे फोर्स तिरछा लग रहा है, एफ मान लो तिरछा लग रहा है, तो उसके दो काम है, कुछ वो आगे भी लग रहा है और कुछ वो ऊपर भी लग रहा है। आई बात समझ में? जैसे मान लो एक बॉडी पे ऐसा फोर्स लग रहा है तो उसका कुछ कंपोनेंट, कुछ हिस्सा उसको आगे की तरफ धकेल रहा है और कुछ हिस्सा उसको ऊपर की तरफ धकेल रहा है। ये मानते हो या नहीं मानते? क्योंकि अगर कोई फोर्स तिरछा लग रहा है तो उसके दोनों इफेक्ट है, आगे भी बढ़ाना और ऊपर भी ले जाना। आई बात समझ में बच्चों? ये बात समझ में आई? या फिर मान लो लेट अस टेक एक बॉडी यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुई तो कुछ एक्स में भी हुई और कुछ वाई में भी हुई। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? अब देखो जैसे कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है ऐसे, अब उसका कितना हिस्सा एक्स में लग रहा है और कितना हिस्सा वाई में लग रहा है, उन दोनों को अलग अलग निकालने को वेक्टर रिजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर रिजोल्यूशन। समझ में? एग्जाम्पल क्या है बच्चे, हम आपको फॉर्मूले से बताते हैं, फिर हम आपको धीरे धीरे सिखाएंगे। जैसे मान लो कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है ए और ये एंगल है थीटा, तो उसका एक्स कंपोनेंट मतलब ये वाला कंपोनेंट जो होगा, ये वाला कंपोनेंट ये होगा ए कॉस थीटा, थीटा के साथ वाला होता है कॉस, और जो दूसरा वाला होता है वो होता है ए साइन थीटा। अब ये कैसे आया, थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। देखो अच्छे, लेट अस कंसीडर एक बॉडी डिस्प्लेस हुई एक्स मीटर, यहाँ से एक्स डिस्प्लेस हुई, ओवरऑल डिस्प्लेस इतनी हुई, बट अगर देखा जाए मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं टू डायमेंशन मतलब बॉडी एक्स में भी जा रही है और बॉडी वाई में। तो एक्स में इतना डिस्प्लेस हुई है, मतलब जैसे उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट एस है मान लो, उसमें से एक्स में इतना डिस्प्लेस हुई है और वाई में इतना डिस्प्लेस हुई है। मानते हो या नहीं मानते आप लोग? ये मानते हो? समझ में आया? अगर उसकी हमें ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट दी हुई है और एंगल दिया हुआ है तो आप बता सकते हो कि एक्स में कितना डिस्प्लेस हुई होगी या वाई में कितना डिस्प्लेस हुई होगी? बता सकते हो? कैसे बता सकते हो? अगर आपसे कहूँ ये ट्राइंगल है हमारे पास, यहाँ एस और थीटा की वैल्यू पता है, तो एस एक्स और एस वाई की वैल्यू निकालनी है, तो कोई तरीका है हमारे पास मैथमेटिक्स का? क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। हम लोगों ने जब अभी 10th क्लास में पढ़ा था तो हमें यही सब दिया जाता था, एक साइड दे दी जाती थी, एक एंगल दे दिया जाता था, और क्या पूछा जाता था? बाकी साइड्स बताओ। तो हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बताया वेक्टर कुछ नहीं है, वेक्टर बेसिकली किससे बना हुआ है? ट्रिग्नोमेट्री से बना हुआ है। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री ही यूज़ होती है। चलो अच्छा, हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करेंगे तो कैसे क्या यूज़ करेंगे? तो देखो मान लो साइन थीटा ले लें इस ट्राइंगल में। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर कितना है? हाइपोटेन्यूस क्या है? एस। एस वाई कितना हो जाएगा? एस साइन थीटा। ठीक है, एस वाई की वैल्यू आ गई, एस साइन थीटा। और अगर ऐसे ही एस एक्स निकालना है, ये कॉस थीटा ले लो, एस एक्स क्या आ जाएगा? एस कॉस थीटा। ये वैल्यू आ गई। तो मतलब ये वाली ये हो गया एस साइन थीटा, ये हो गया एस कॉस थीटा। अगर हम चाहें तो उसको उठा के इधर भी रख सकते हैं। जैसे ये अगर एस है तो एक्स में कितना हो गया? एस कॉस थीटा, और वाई में क्या हो गया? एस साइन थीटा। अगर इसको एग्जांपल से लें तो जैसे मान लो एक बॉडी 10 मीटर डिस्प्लेस कर रही है। ओवरऑल डिस्प्लेस कितना कर रही है? 10 मीटर। ये एंगल 30 डिग्री है। तो जब टोटल डिस्प्लेस 10 कर रही है तो एक्स में कितना कर रही है? इधर कितना कर रही है और इधर कितना कर रही है? क्योंकि इधर भी कुछ होगा, इधर भी कुछ होगा, तो कितना? अगर ये वाला कंपोनेंट निकालना है तो क्या करते हैं? एस कॉस थीटा, मतलब इसकी वैल्यू ले लेते हैं और साथ में क्या लगा देते हैं? कॉस 30। क्या हो जाएगा? कॉस 30 कितना होता है? 5√3 मीटर इधर हो गया। और ये कंपोनेंट निकालना है इस डायरेक्शन, मतलब इसमें एस, ये वाला कंपोनेंट क्या होता है? साइन थीटा। एस साइन थीटा मतलब एस मतलब क्या है? 10 साइन 30। साइन 30 कितना होता है? 1/2 मतलब क्या होता है? 5। अब
इसी को कहते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन। मतलब कोई चीज़ अगर इंक्लाइन लग रही है तो उसमें कितना हिस्सा x में लग रहा है और उसका कितना हिस्सा एक्चुअल में y में है, इसी को निकालने को कहते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन। आई बात समझ में? इसे कहते हैं वेक्टर। हाँ अच्छा, बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं, सब बताते हैं। देखो अच्छा, ये तो हमने सिखाया, बट हमारा प्राइम एक बार आप समझो, मे बी किसी को कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो कि साइन थीटा कॉस थीटा कैसे आया। ये सब मेन बात ये होती है वेक्टर रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमारे लिए जानना वो जरूरी है। क्या होता है वेक्टर रिजोल्यूशन का मतलब? अगर कोई वेक्टर इंक्लाइन लग रहा है, क्या लग रहा है? इंक्लाइन, तिरछा, तो उसका कुछ हिस्सा एक्स में लग रहा होगा और कुछ हिस्सा वाई में। जैसे कोई बॉडी तिरछी चली, ऐसे चली, तो कुछ इधर चली और कुछ उधर चली, ऊपर चली। तो यहाँ इधर कितना चली और ऊपर कितना चली, अगर दोनों को अलग अलग निकालना है तो हमें वेक्टर रिजोल्यूशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वेक्टर रिजोल्यूशन। मतलब इसमें इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है और उस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, इसी को क्या कहते हैं? वेक्टर रिजोल्यूशन करना। प्राइम बात समझ में आ गई? अब मेन बच्चों का डाउट आता है, सर ये फॉर्मूला कैसे लगाया जा रहा है, फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जा रहा है। देखो यार, वैसे फॉर्मूले के चक्कर में ज़्यादा ना ही पढ़ो तो ज़्यादा बढ़िया है। हम आपको फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे। तो हमने जस्ट झटाझट चीज़ें सिखा दी कि चलो ऐसा ऐसा होता है। बट पहले ये बताओ, वेक्टर रिजोल्यूशन का मतलब समझ में आया या नहीं आया? एक वेक्टर को रिजॉल्व का मतलब होता है तोड़ना। क्या करना? तोड़ना। जैसे मान लो ये बच्चा है, अब इसने ना इंजीनियरिंग कर ली, उसने बहुत साल कमाया, अब इसने कहा मन नहीं कर रहा यार, मैं एक काम करता हूँ, मैं रेस्टोरेंट खोलता हूँ। मैं अपने रेस्टोरेंट पे 2 चीज़ें भेजूंगा, एक चिल्ली पोटैटो और एक चाप। अब क्या है कि इसके पास टोटल कलेक्शन होता है प्रॉफिट का। इसको लग रहा था कि इसमें इसके एक बिजनेस में अच्छा पैसा आ रहा है, एक में कम आ रहा है, तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ, जैसे मान लो ये मैनेज कर रहा है, ये अपना बिजी रहता है काम में, इसको किसी ने आके पकड़ा दी, सर ये इतने पैसे इकट्ठे हुए, तो ये कहेगा ये बताओ ये जो प्रॉफिट इकट्ठा हुआ है उसमें कितना कंपोनेंट चाप से इकट्ठा हुआ है और कितना एक कंपोनेंट चिली पोटैटो से, कितना प्रॉफिट इकट्ठा हुआ है, तो कितना पार्ट इसमें से इस बिजनेस से आया और कितना पार्ट उस बिजनेस से आया, दोनों का अलग अलग बताओ। इसे कहते हैं रिजॉल्व करना, मतलब अलग अलग स्टडी करना। तो ऐसे ही कोई वेक्टर है, बॉडी यहाँ चली तो कितना आगे चली और कितना ऊपर चली, अलग अलग दोनों का स्टडी करना, इसे कहते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन। फॉर्मूला वगैरह तो अब हम धीरे धीरे जानेंगे बच्चों कैसे क्या क्या है, बट मेन बात ये तोड़ के स्टडी करना कि एक्स में कितना हुआ और वाई में कितना हुआ। आई बात समझ? इसे कहते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन। कोई डाउट बच्चे? बोलो। कहानी ये है कि अगर कोई एक वेक्टर है ऐसे लग रहा है इंक्लाइन, ठीक है, उसका कितना हिस्सा यहाँ लग रहा है और कितना हिस्सा यहाँ लग रहा है। जो यहाँ थीटा के साथ लग रहा है वो होता है ए कॉस थीटा, और जो वहाँ लग रहा है वो क्या होता है? ए साइन थीटा। समझ में आया? हमने कंपोनेंट तोड़ दिए, स्प्लिट कर दिए। यानी जो हॉरिजॉन्टल लग रहा है वही कॉस थीटा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं, थीटा के साथ वाला कॉस होता है और दूसरा वाला क्या होता है? साइन। कई बच्चों का डाउट होता है, कई बच्चे ना हम लोग पढ़ाते हैं तो एग्जामिनेशन में पेल के आ जाते हैं। अगर थीटा ये की जगह ये दे दिया ना तो कहानी चेंज हो जाती है भाई। थीटा के साथ वाला कॉस होता है, थीटा के साथ वाला कॉस होता है और दूसरा वाला क्या होता है? साइन होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक मान लो एक ब्लॉक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, उस पे ऐसे लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। कितना फोर्स, जैसे मान लो 30 डिग्री दे दिया, कितना फोर्स इसको ऊपर की तरफ उठा रहा है और कितना फोर्स इसे आगे की तरफ धकेल रहा है, ये बताना है। देखो कितना फोर्स ऊपर की तरफ, जो ऊपर की तरफ उठा रहा है वो ये हो जाएगा, क्योंकि ये तिरछा लग रहा है ना, इंक्लाइन लग रहा है, तो ये ऊपर भी उठा रहा है और आगे भी बढ़ा रहा है, दोनों काम कर रहे हैं ना। फोर्स इधर भी लग रहा है और इधर भी लग रहा है, एक तरीके से आगे भी बढ़ा रहा है। तो कितना हिस्सा इसमें से, कितना हिस्सा ऊपर उठा रहा है, कितना हिस्सा ऊपर उठाने में लग रहा है, ये होगा 20 थीटा के साथ वाला कॉस होता है, कॉस 30, 20 कॉस कंपोनेंट। समझ में? हमेशा नीचे वाला कॉस नहीं होता है। कई बच्चों को परसेप्शन ये बन जाता है कि नीचे वाला क्या होता है? कॉस। थीटा के साथ वाला क्या होता है? कॉस होता है। और कितना आगे लगाएगा? 20 साइन 30, इतना हिस्सा आगे लगेगा। कितना हो जाएगा ये? 10 न्यूटन आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 10√3 आ जाएगा। सॉल्व करोगे अच्छे। तो ये जो 20 न्यूटन का इतना हिस्सा आगे बढ़ा रहा है और इतना हिस्सा ऊपर की तरफ लग रहा है, ये इसे कहते हैं वेक्टर रिजोल्यूशन। जब किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो उसके बाद पुराने वेक्टर की सिग्निफिकेंस खत्म हो जाती है। खत्म होने का मतलब क्या है? जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, ये मान लो ये है,
ऐसे कुछ दिया हमको, दिस इज इक्विवेलेंट टू ये दोनों क्या है, बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, कैसे बराबर हैं? अगर एक बॉडी पे ऐसे फोर्स लग रहा है तो इसका इतना हिस्सा ऊपर लग रहा है, उतना हिस्सा आगे, हमने उसको तोड़ दिया। क्या कर दिया, तोड़ दिया। जैसे मान लो अब एक बंदा है, दुकान चलाता है, उसको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, वो ऐसा बोले कि मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, या फिर ऐसा बोले कि मुझे 6,000 का प्रॉफिट मुझे हुआ है गोलगप्पे बेच के, और 4,000 का प्रॉफिट हुआ है मुझे चिल्ली पोटैटो बेच के। तो मतलब अगर ऐसे बोले उसको कि 6,000 का इससे हुआ है, 4,000 का इससे हुआ, तो टोटल क्या हुआ, एक्चुअल में 10 ही हुआ। तो बोलने का तरीका अलग अलग है, टोटल प्रॉफिट उसका क्या है, 10 ही है, 10 ही रहेगा ना। बस वो बता रहे कि इतना इससे हुआ है, इतना इससे हुआ है, या फिर बोले टोटल क्या हुआ है, 10 का हुआ है। तो एक्चुअली सेम इसी तरीके से ये और ये सेम चीज़ है, ये और ये क्या है, सेम चीज़ है। इसको हमने तोड़ दिया, क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो भाई अगर ये ऐसा लग रहा है तो इतना हिस्सा यहाँ लग रहा है, इतना हिस्सा यहाँ लग रहा है, इन दोनों को मिला के क्या आ जाएगा, फिर से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। कैसे, इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे, क्या लोगे, रिजल्टेंट, तो यही आएगा। जब हमने स्टार्टिंग की क्लास चालू की थी, पहली वेक्टर की क्लास, तो हमने आपको बताया था कि दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। मे भी किसी को याद होना हो, वीडियो देख लेना एक बार। देखो इससे एक्चुअली क्या होता है, जब हमारी पहली क्लास थी तो हमने कहा था कि जैसे मान लो एक बंदा है, वो यहाँ से यहाँ गया, x में 2 चला और y में 2 चला, तो मैंने कहा था उसकी डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट बताने के दो तरीके थे। एक तरीका क्या था, 2i प्लस 2j, और दूसरा तरीका ये था, ये कितना हो जाएगा 2√2, और ये कितना था 45, 2√2 45 डिग्री विथ x एक्सिस। तो मैंने ये कहा था कि ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी और दोनों ही इक्वल है। फिर मैंने ना उसकी नेक्स्ट क्लास में आपको इससे इसको कन्वर्ट करना सिखाया था कि कैसे 2i प्लस 2j को ही लिख सकते हैं, कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, कैसे डायरेक्शन निकालते हैं, फॉर्मूले बताए थे मैग्नीट्यूड के। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला कैसे आता है, √a² वो होता है रिजल्टेंट का। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है i वाले का स्क्वायर प्लस j वाले का स्क्वायर प्लस k वाले जो भी है i j वाले का स्क्वायर। बताया था ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। अगर आप पुरानी चीज़ें नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ो, मेरी वीडियो देखो बच्चे, जाओ एक बार जाओ, प्लेलिस्ट हम अपलोड कर रहे हैं, बार बार उसको ढंग से डाल रहे हैं, देखो, नहीं देखा तो देखो, कुछ नहीं आता तो दोबारा देखो। एक बार 11वीं 12वीं में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो बाद में नहीं आएंगी, सब भूल जाओगे, उसके बाद भूल जाओ पढ़ाई, साइंस का फ़ायदा ही नहीं है। इससे इसमें कन्वर्ट करना सिखाया था, बट मैंने आपको कहा था एक टाइम ऐसा भी आएगा कि मैं इसको इससे इसमें कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। देखो जैसे मान लो हमारे पास ये फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज एक्टिंग 20 न्यूटन एंड 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। ध्यान से देखना बच्चे, कभी गलत मत बोल लेना। एक्स किसके साथ एंगल ले रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके साथ एंगल है, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ। इसको आई जे के की फॉर्म में लिखना है, आई जे के। तो हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया, इसके दो कंपोनेंट आ गए, 10 एक्स में लग रहा है और ये वाई में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 आई मतलब 10 एक्स में और 10√3 जे कैप न्यूटन। और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, सेम चीज़ है, बस उसमें हमने एक्स और वाई में अलग अलग दिखा दिया और इसमें क्या दिखा दिया, ओवरऑल दिखा दिया। क्या दिखा दिया, ओवरऑल। जब से स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ तो मैंने आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, 2 डायमेंशन में क्या होता है, 3 चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, एक्स में कितना है, वाई में कितना है और ओवरऑल कितना है। आप जब डिस्प्लेस हुए, आप यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुए, तो आप एक्स में कितना चले, वाई में कितना चले और ओवरऑल कितना चले, ये तीनों ही चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें हमारी टोटल इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। क्या है, टोटल इन्फॉर्मेशन छुपी है। क्योंकि 2 डायमेंशन मोशन में जब हम चलते हैं तो एक्स में भी चलते हैं, वाई में भी चलते हैं और ओवरऑल भी चलते हैं। एक्स में चले 2, वाई में चले 2, ओवरऑल कितने चले 2√2। तो ये सारा ही हमारा जानना जरूरी है। अब देखो जब वेक्टर रिजोल्यूशन करना आपको बेसिकली आ गया, कैसे तोड़ते हैं, कॉस थीटा ले लेते हैं और साइन थीटा। कॉस थीटा और साइन थीटा लेके वेक्टर को तोड़ सकते हैं, कि मतलब तोड़ने का मतलब ये एक्स में कितना लग रहा है और वाई में कितना लग रहा है। बट एक्चुअली में क्या है, ये जो वेक्टर रिजोल्यूशन है
ये हम मेनली इंक्लाइन वेक्टर पे यूज़ करते हैं। अगर कोई वेक्टर पहले से ही हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, जैसे मान लो एक ब्लॉक है, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसको रिजॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही सारा का सारा किधर लग रहा है, एक्स में लग रहा है। तो उसके कंपोनेंट क्यों तोड़ोगे, सारा फोर्स किधर जा रहा है, एक्स में जा रहा है। आई बात समझ में? अब मान लो एक इंसान गोलगप्पे ही बेचता है, तो ऐसा थोड़ी बताएगा कि इतना प्रॉफिट इससे हो रहा है, इतना प्रॉफिट इससे हो रहा है। सारा गोलगप्पा ही बेच रहा है तो एक ही से तो प्रॉफिट होगा ना। ऐसा तो है नहीं इतना गोलगप्पे से बेच रहा हूँ, इतना पानी बेच के कमा रहा हूँ, तो फ्री में देना पड़ता है। आई बात समझ में? मतलब एक ही चीज़ है, मतलब उसका एक्स और वाई कंपोनेंट पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। या फिर जैसे सिर्फ वाई में लगे तो सारा का सारा पार्ट क्या लग रहा है, वाई में। वेक्टर रिजॉल्व कब करते हैं, जब वो कभी क्या लग रहा हो, इंक्लाइन लग रहा हो, कि उसका इतना हिस्सा एक्स में लग रहा है, इतना हिस्सा वाई। ये वाला हिस्सा, अब देखो जैसे फोर्स लग रहा है, तो ये क्या वाई में बॉडी को मूव कराएगा? सारा फोर्स किधर लग रहा है, एक्स में लग रहा है। वाई में मतलब ऊपर ले जाएगा क्या? नहीं ले जाएगा। तो इसमें रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। रिजॉल्व तभी करते हैं जब वेक्टर्स कैसे होते हैं, इंक्लाइन होते हैं। या डिस्प्लेसमेंट भी मान लो, चलो डिस्प्लेसमेंट मान लो, ये फोर्स नहीं है, जैसे मान लो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। अब मैं पूछूं, बताना एक्स में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, वाई में कितनी हुई? एक्स में 10 हुई, वाई में क्या हुई? वाई में हुई नहीं, सिर्फ किस में हुई, एक्स में। रिजॉल्व करने की जरूरत है नहीं है। तो इंक्लाइन वेक्टर को ही मेनली रिजॉल्व करते हैं और वैसे रिजोल्यूशन नहीं करते हैं। वेक्टर रिजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने ये बेसिक देख लिया है। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आखिर एप्लीकेशन क्या है। तो मैंने आपको बताया कि लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको, हमने उसको अलग मेथड से सॉल्व किया था। अब हम इसे वेक्टर रिजोल्यूशन के मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था बच्चों, हमने आपको एक, या चलो हम लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन ना भी देखें तो एक नया क्वेश्चन बना के दे देते हैं हमको, ठीक है। ट्राई करें, चलो। मान लो वी हैव अ ब्लॉक, ठीक है, एंड लेट अस टेक वी हैव फोर्सेस एक्टिंग ऑन ब्लॉक इज 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10√2 न्यूटन, 20√2 न्यूटन। ये सारे फोर्स लग रहे हैं ब्लॉक पे और हमसे कहा जा रहा है क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। तो भाई इसमें क्या है, अगर आपने तरीका लगाया पहले वाला, कौन सा वाला तरीका, दो फोर्स को सॉल्व करना, क्योंकि हमने वेक्टर एडिशन का एक तरीका सीखा था रिजल्टेंट निकालने का। दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, r = √a² + b² + 3b cos θ। क्या वो वैलिड रहेगा? या कितने दो वेक्टर सॉल्व करोगे, कितने वेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 वेक्टर से सॉल्व कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ किसका सहारा लेंगे, वेक्टर रिजोल्यूशन जिंदाबाद, ठीक है अच्छे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो बच्चे, कौन कौन से वेक्टर हैं जिनको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको करें रिजॉल्व, क्यों नहीं करें? जो वेक्टर पहले से ही हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होता है, इंक्लाइन नहीं होता है, उसको रिजॉल्व नहीं करते हैं। किन वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, इंक्लाइन, इंक्लाइन होता है। इसको करें, इसको करें, नो, इसको करें, इसको करें, नो। अरे यार जो पहले से ही हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या होता है ये, वर्टिकल क्या होता है ये, इनको रिजॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। वैसे इनको तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, इधर 20 लग रहा है, इधर 10 लग रहा है, इन दोनों का नेट क्या आ जाएगा बता सकते हो? इधर 20 इधर, मान लो बाकी सब भूल जाओ, एक 20 इधर खींच रहा है, 10 इधर खींच रहा है, तो इन दोनों का नेट किधर होगा, 10। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके रीड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ये हो गया, इन दोनों का मिला के कितना हुआ, 10 इधर, इन दोनों का क्या हुआ, 20 ऊपर लग रहा है, 10 नीचे लग रहा है, तो क्या हुआ 10। तो थोड़ा तो ये वैसे ही सिंप्लीफाई हो गया। अब ये गायब हो गए, अब ये बचे, ये क्या हुआ 10√2 और ये क्या रहा 20√2 और क्या रहा एंगल 45 डिग्री और क्या रहा 45 डिग्री। अब इसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम देखो अच्छा अलग से रिजॉल्व करके दिखा देते हैं, फिर बाद में इसी पे कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो 10√2 है, ऐसे पहले इसको अलग से दिखा रहे हैं साइड में, ताकि एकदम से बसड़ सी ना बच जाए, मतलब कॉम्प्लिकेटेड सा ना हो जाए, ठीक है। इधर देखो बच्चे, क्या क्या करें इसको रिजॉल्व करने, क्या लिखूं मैं, ये यहाँ कितना होगा और यहाँ कितना होगा, यहाँ किसी
इधर कितना 10√2 कॉस, एंगल के साथ वाला कॉस होता है, और इधर क्या होगा sin 45। एक काम करें, साइड में रिजॉल्व करके बाद में वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि सारा एक पे कर दूं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ठीक है, cos 45 कितना होता है 1/√2, और sin 45 क्या होता है 1/√2। तो ये भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, मतलब 10 इधर और 10 ऊपर। ठीक है बच्चे, इसको मैंने सेपरेटली कर दिया, चाहूँ तो इस पे कर देता, इस पे उसी पे करने से क्या दिक्कत आती, बसन मस्त कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अच्छा ठीक है, आई बात समझ, कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता। तो यहाँ ऐसे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं साइड में कोने में। ठीक है, 20√2 45 डिग्री, ये वाला क्या हो जाएगा 20√2 क्या थीटा के साथ वाला कॉस होता है, और दूसरा वाला sin 45, cos 45 1/√2 20 न्यूटन, sin √2 1/√2 होता है। ये भी क्या आ जाएगा 20, मतलब देखा जाए तो कुल मिला के 20 लेफ्ट साइड और 20 ऊपर अपवर्ड्स। ठीक है, अच्छा अब साइड नहीं, इधर देखो। तब रीड्रॉ करें, एक ही पे दिखा दें सबको। जब एक पे दिखाएंगे, जब हमने इनको तोड़ दिया है, किनको तोड़ा हमने, इनको थोड़ा मतलब रिजॉल्व किया, इन दोनों को ना, जिनको रिजॉल्व किया है अब उनको नहीं दिखाएंगे, उनको उनके कंपोनेंट्स दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे उनके, इनको स्प्लिट कर दिया है ना हमने, स्प्लिट कर दिया, तो अब इनको नहीं दिखाएंगे। तो क्या क्या दिखाना है, एक तो बच्चे सबसे पहले 10 तो ऊपर वाला आएगा ये, ठीक है, दिखा दी 10, एक 10 ये वाला आ गया। अब जब हमने इसको स्प्लिट किया, कितना इसका कितना कहाँ कहाँ आया, 10 आगे आया और 10 ऊपर आया, तो लिख दें इसका 10, इसका 10 आगे आया और 10 ऊपर आया। कोई डाउट? बट जब उसके हाँ अच्छे हाँ इसका हो गया पहले, नहीं नहीं पहले इसका लिखा ना अच्छे, अब इसका लिख दिया, अब इसका लिखेंगे। जब इसको रिजॉल्व कर दिया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये इसका सिग्निफिकेंस खत्म हो गया, मैं इसको स्प्लिट कर दिया। अब ऐसे ही इसको हमने लिखना है, तो इसका कितना कंपोनेंट ऊपर आया, 20 ऊपर आया, 20 ऊपर आया और 20 लेफ्ट साइड आया। तो कुल मिला के स्प्लिट करने के बाद जो फाइनल फिगर बची वो ओवरऑल क्या बची, ये फिगर आई। कोई डाउट बच्चों इस चीज़ में, इसमें कोई डाउट तो नहीं आपको? मतलब फाइनली हाँ फाइनली जो आया वो ये आया। अभी बताएंगे अच्छे, एक मिनट, स्टार्टिंग यहाँ से अच्छे ये स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये पहुँचे, ये पूरा कंप्लीट फिगर है, फिर यहाँ से यहाँ है। ठीक है, तो ये है बच्चे, एक बार उतार लो और फिर अगर कुछ पूछना है तो वो भी हम एक साथ ही सॉल्यूशन ले लेते हैं। यहाँ पर हमें समझ में आया ये फाइनल फिगर है, ये फर्स्ट फिगर, ये सेकंड फिगर और ये फाइनल फिगर। आखिर वेक्टर रिजोल्यूशन से फ़ायदा हुआ क्या? इधर देखो, वेक्टर रिजोल्यूशन से वेक्टर आड़े तिरछे लग रहे थे, इंक्लाइन। अब जितने भी वेक्टर थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, एक्स एक्स या वाई वाई। अगर वेक्टर सिर्फ एक्स एक्स और वाई वाई में कन्वर्ट हुए, इससे फ़ायदा क्या हुआ? एक्स एक्स वालों को सॉल्व करना और वाई वाई वालों को सॉल्व करना आसान है, क्योंकि उसको डायरेक्ट ऐड या डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन वाले वेक्टर में कोई फॉर्मूला वॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली सिंपली सॉल्व सकते हैं। जैसे मान लो ऊपर कितना लग रहा है, अब नेट फोर्स ऊपर निकालना है, ऊपर वाली कितना लग रहा है, ये सब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाए, 20 + 10 + 10 क्या हो जाएगा 40। इन सबको मिला के क्या लिखे हम लोग, जैसे ऊपर कितना लग रहा है, जैसे नेक्स्ट फिगर 40 आ जाएगा, सबको मिला के सबका एक बार में आ जाएगा। अच्छा राइट साइड कितना लग रहा है 10, लेफ्ट साइड कितना लग रहा है 30, तो टोटल नेट कितना हो जाएगा 10 इधर लग रहा है, 30 इधर लग रहा है, 20 किधर। इससे क्या होता जा रहा है बच्चों, ये धीरे 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 क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे सिंप्लीफाई होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। कहाँ तो स्टार्टिंग में इतने सारे वेक्टर थे और कहाँ आखिरी में कितने बचे, 2। तो इतने सारों से हम 2 पे आ गए। और 2 वेक्टर कैसे सॉल्व करते हैं, जब कभी हमारे पास 2 वेक्टर होते हैं तो उसको सॉल्व करने का तरीका होता है r = √a² + b² + 2ab। और खासकर यहाँ होता है जब कभी आप वेक्टर रिजोल्यूशन यूज़ करते हो, सुनो बच्चों, जब आप वेक्टर रिजोल्यूशन यूज़ करोगे तो 2 वेक्टर आपके जो बचेंगे वो एक होगा हॉरिजॉन्टल, एक होगा वर्टिकल, तो उनमें एंगल जो होगा आपस में
90 डिग्री का होगा, तो यहाँ cos 90 होगा तो ये भी हट जाएगा फाइनली। तो बचेगा क्या, ये बचेगा, तो ये बचेगा, तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो ऐसे आ जाएगा जो कि हो जाएगा 1600 प्लस 400 क्या आ जाएगा बच्चों 2000। कोई बच्चा बताएगा कि अप्रॉक्सीमेटली इसका रूट क्या हो सकता है, क्या लिख सकते हैं? देखो वैसे तो इसको लिख सकते हैं 20 × 100 है ना बच्चों, ठीक है ठीक है। और चाहे तो इसको लिख सकते हैं 20 को क्या लिख सकते हो, 20 को लिख सकते हो 4 × 5, 20 को क्या लिख सकते हो ऐसे लिख सकते हो 20 × 5 भी लिख सकते हो, जो भी देख लेना बच्चे। क्या क्या लिखेंगे इसको देखना, ये हो जाएगा 10 20 √5 न्यूटन, जो भी है हमारा आ जाएगा, क्योंकि हमने रैंडमली लिया है तो हमारा आंसर में भी रैंडम हो सकता है। बट आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया बच्चों वेक्टर रिजोल्यूशन कैसे काम आता है। एक दो चीज़ें और मैं बताता हूँ जानने की। पहली बात ये कि टेंशन फोर्स ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, एरो ऐसे अंदर क्यों दिखा रहे हैं, अंदर क्यों, क्योंकि हम उसे बाहर खींच रहे हैं तो अंदर लगेंगे। दूसरी बात ये ठीक है वो अंदर लग रहे हैं, हमारे एफबीडी में टेंशन की दोनों डायरेक्शन क्यों नहीं ली, ऊपर वाली डायरेक्शन क्यों ली है, नीचे वाली डायरेक्शन क्यों नहीं ली, क्योंकि इस ब्लॉक पे जो टेंशन फोर्स की डायरेक्शन ली जाएगी वो किधर ली जाएगी, ऊपर। वेट इसको नीचे खींच रहा है और रस्सी इसको ऊपर की तरफ रोक के रखने की कोशिश कर रही है। जवाबी टेंशन फोर्स एक तरीके से जवाबी कार्रवाई होती है। क्या होती है भाई, वो नीचे खींच रहा है तो वो रोकेगा नहीं क्या। अब जैसे रशिया ने अटैक किया यूक्रेन, उसको बाद रिवर्स अटैक करेगा, मतलब रोकने की कोशिश तो करेगा ही ना। तो सेम सिनेरियो है अच्छे, अगर नहीं रोक पाएगा तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, तबाह हो जाएगी। ठीक है। हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में बच्चों हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें हमने आपको बताया था कि एक सनी देओल है और ये रस्सी से टंगा हुआ है, इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन क्या होगी हमने आपसे पूछा था। तो यहाँ मान लो एक क्वेश्चन है, ये सनी देओल है, स्ट्रिंग से लटका हुआ है ऐसे, उसके हाथ बांध रखे, इन स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी। अगर हम बात करें टेंशन की तो मैं बच्चे एक बार आपको टेंशन बताता हूँ फिर से ढंग से, इसको ढंग से समझना, फिर हम आगे बात करेंगे। इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, मान लो हमारे पास एक वायर है, रोप है, वायर है, स्ट्रिंग है, इधर देखो बच्चे, इस पे मान लो एक कुछ लोड एडिड है, लोड मतलब एम मास एडिड है, एम मास लगा हुआ है, हमने टांग रखा है। अगर मास एम लगा हुआ है तो इस पे अर्थ फोर्स लगाती है। देखो बच्चे, अर्थ हर चीज पे फोर्स लगाती है। कितना फोर्स लगाती है अर्थ? अर्थ जो किसी बॉडी पे फोर्स लगाती है उसको कहते हैं वेट, उसे कहते हैं वेट। अब जैसे एम मास की बॉडी पे अर्थ फोर्स लगाती है उसे कहते हैं वेट, क्योंकि एफ होता है मास इनटू एक्सेलरेशन और अर्थ का जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है जी। तो वेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एम जी। ये हमने किस क्लास में पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था बच्चे, 9th क्लास में पढ़ते हैं। अगर मान लो मेरा कुछ मास है तो मुझ पे जो अर्थ फोर्स लगा रही होगी उसे कहते हैं वेट। तो अगर जैसे मान लो 100 किलो का है, ये पर्सन 100 किलो का है, या मान लो कोई एक मास है 1 किलो का, उस पर अर्थ कितना फोर्स लगा रही होगी, उसका वेट क्या होगा, हो जाएगा 1 इंटू, मान लो जी को हम 10 ले लें तो क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम बच्चे से पूछते हैं बच्चा आपका वेट कितना है। जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूँ आपका वेट कितना है, जो हम पूछते हैं आपका वेट कितना है, ये गलत टर्म है, ये एक गलत टर्म है। वेट की यूनिट न्यूटन होती है, मास की यूनिट क्या होती है, केजी। हमें आपसे पूछना चाहिए आपका मास कितना है, आपका मास कितना है। ये 50 केजी का है, इसका मास 50 केजी है, इसका मास 60 केजी है। हम कहते हैं आपका वेट कितना है, वो हमने बोलचाल में यूज कर लिया, वो बात अलग है। बट हम जो केजी में पूछते हैं वो मास होता है, वो वेट नहीं होता है। ये चीज 10 केजी की है, कि चीज 15 केजी की है, वो मास होता है, वो वेट नहीं होता है। वेट तो उस पर जो फोर्स लग रहा होता है, अर्थ लगा रही होती है, खींच रही होती है, उसे वेट कहते हैं। ये बात समझ में आई या नहीं आई? और वेट कैसे निकालते हैं, जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जी की वैल्यू एक्चुअल में 9.8 होती है, बट अगर मान लो हम 10 ले लेते हैं, अगर हम 10 ले लें तो ये हो जाता है। जैसे मान लो कोई केजी का मास 1 है तो उसका वेट कितना हो गया, 10 न्यूटन हो गया, अगर हमने जी को 10 ले लिया तो। मतलब इसका क्या मतलब है, 1 केजी की बॉडी पे अर्थ 10 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, 10 न्यूटन के फोर्स से अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है। कोई डाउट इस चीज में बच्चों बोलो? तो एक्चुअली क्या है कि आपने मान लो 1 केजी का मास यहाँ लगाया, इस पे स्ट्रिंग पे अटैच कर दिया, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा, अर्थ इसको 10 न्यूटन के फोर्स से नीचे खींच रही होगी। अब ये बताओ क्या ये बॉडी नीचे चली जाएगी या नीचे जाएगी नहीं, क्या ये बॉडी नीचे चली जाएगी या नहीं जाएगी? कौन रोकेगा इस बॉडी को नीचे जाने से? एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, जब ये बॉडी खींच रही होती है तो स्ट्रिंग भी खींचने लग जाती है, क्योंकि जब बॉडी नीचे जाएगी तो स्ट्रिंग क्या होगी, खींचेगी। स्ट्रिंग खींचेगी तो स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल कहेंगे कि हम
दूर दूर जाने नहीं देंगे। अब जैसे मान लो कोई स्ट्रिंग पे हमने कोई मास अटैच किया है, मास नीचे जाएगा तो स्ट्रिंग खींचने लग जाएगी, तो स्ट्रिंग खींचेगी तो स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल दूर जाने लग जाएंगे, तो स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल कहेंगे कि हम एक दूसरे से दूर होंगे नहीं, तो वो आपस में अट्रैक्शन के चक्कर में आपस में एक इंटरनल फोर्स क्रिएट कर देंगे। अगर ये बाहर की तरफ खींच रहा है तो ये किधर फोर्स लगाएंगे मिलकर के, अंदर की तरफ। क्यों लगाएंगे? वो कहेंगे कि हम पोजीशन को चेंज नहीं होने देंगे, हमें आप खींच रहे हो और हम क्या करेंगे, हम खींचने नहीं जाएंगे, हम वापस लगाएंगे। ऐसे फोर्स को क्या कहते हैं? टेंशन फोर्स कहते हैं। टेंशन फोर्स कैसा लगता है? अगर स्ट्रिंग इधर खींच रही होती है बाहर की तरफ तो टेंशन किधर लग रही होती है, अंदर की तरफ। और एक्चुअली में टेंशन हमेशा अंदर की तरफ लग रही होती है, क्योंकि ये टेंशन फोर्स हम तब डिस्क्राइब करते हैं जब बॉडी को खींचा जा रहा होता है, खींचा जा रहा होता है। ऐसे मान लो इसको खींचूं मैं, रबड़ है उसको खींचूं मैं, कोई रबड़ है उसको मैं खींचूं, तो उसके मॉलिक्यूल किधर फोर्स लगा रहे होंगे, अंदर की तरफ, अपने आप को वापस अपनी जगह लाने की, वापस उसी पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहे होंगे। ऐसे फोर्स को हम कहते हैं टेंशन फोर्स। ऑल दो टेंशन फोर्स के बारे में हम इस चैप्टर में नहीं, हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में, 5th चैप्टर में। बट ये है कि क्वेश्चन हमने दिया है तो कम से कम आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहिए, क्योंकि ऐसे अगर मैं टेंशन लिख दूंगा तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा। कोई डाउट बच्चे? टेंशन फोर्स के बारे में हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। कोई आइडिया लगा बच्चे? टेंशन फोर्स अराइजेस ड्यू टू द मॉलिक्यूल ऑफ वायर, स्ट्रिंग और रोप। क्यों अराइज होता है? क्योंकि वो चाहते हैं कि चेंजेस ना हो तो अपोजिशन करते हैं। जैसे हम मान लो मैं कहूँ कि आपसे ये हो जाए तो आप कहोगे नहीं नहीं ऐसा कैसे हो जाएगा, अपोजिशन कॉज करोगे, चेंजेस को अपोज करोगे, तो उस अपोजिशन को यहाँ टेंशन की फॉर्म में दिया जाता है। देखो बच्चे ये हमारा हम बेसिक सी चीज़ है। अब एक्चुअली क्या होता है बच्चे, एक टर्म हम यूज़ करते हैं जो हमारे कैलकुलेशन में काम आती है, जिसे हम कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है बच्चों, अगर किसी बॉडी पे अगर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हो, एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हो, और सब फोर्स को हम स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से फोर्स बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं, तो एक बॉडी पे इंडिविजुअली कितने फोर्स लग रहे हैं उसको स्टडी करने को हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। जैसे मान लीजिए मास है, ये ब्लॉक है। अब मान लीजिए मैं पूरी फिगर नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं देखूँ सिर्फ ये बॉडी पे कितने कितने फोर्स लग रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये सिर्फ ये बॉडी पे कितने कितने फोर्स लग रहे हैं। तो इस बॉडी पे कितने कितने फोर्स लग रहे हैं? एक तो लग रहा है वेट, कितना, 10 न्यूटन का, और इस बॉडी पे ये फोर्स लग रहा है, टेंशन ऊपर लग रही है। अब कई बार बच्चे पूछते हैं सर इसके ऊपर जो टेंशन का साइन हमने ऊपर क्यों लिया? देखो यार एक्चुअली क्या है, मान लो मैंने ये बॉडी ड्रॉ कर ली, तो टेंशन किधर लग रहा है? इस पे ऊपर लग रहा है, और वेट किधर लग रहा है? नीचे लग रहा है, ये लग रहा है। अब ये बॉडी कहीं जा रही है या नहीं जा रही? अगर ये बॉडी टंगी हुई है और कहीं नहीं जा रही तो इसका मतलब ये बॉडी कैसी है? रेस्ट पे, मतलब ना ऊपर जा रही है ना वो नीचे जा रही है। अब रेस्ट पे वो बॉडी तभी हो सकती है जब उस बॉडी पे नेट फोर्स क्या हो? बैलेंस्ड हो। बैलेंस का मतलब क्या है कि जितना नीचे वाला फोर्स हो उतना ही ऊपर वाला फोर्स हो। अगर दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब जितने फोर्स से नीचे खींच रहा है उतनी फोर्स से टेंशन ऊपर लग रही है, और टेंशन इसको क्या कर दे रही है? बैलेंस कर दे रही है। क्या कर दे रही है? बैलेंस। समझ में आया? अगर इन दोनों में से एक भी ज्यादा होता, मान लो वेट ज्यादा होता और टेंशन उतनी नहीं लग पाती, तो टेंशन हार जाती और वेट जीत जाता, फिर क्या होता? वेट डोमिनेट करता और खिंच जाती, खिंचते 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 वो टूट जाती। बट टेंशन ने कहा कि हमें हिम्मत है, हम रोक के दिखाएंगे, और उन्होंने रोक दिया, तो ये बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर इस फिगर में अगर रेस्ट पे है तो टेंशन किसके बराबर होगी? 10 न्यूटन के बराबर होगी, और मामला कैसा है? बैलेंस्ड है। कुछ आइडिया लगा बच्चों टेंशन के बारे में? अब ये है कि मैंने आपको ये क्यों समझाया, क्योंकि ये समझाया तब ये सीख पाओगे, क्योंकि अगर आपको टेंशन फोर्स क्या होता है यही नहीं पता तो बाकी करोगे कैसे? तो हमने आपको एक क्वेश्चन दिया बच्चे यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ क्वेश्चन दिया है सनी देओल है और ये फिगर दी हुई है। हमने आपसे पूछा है कि T1 और T2 की वैल्यू बताओ, और हमने कुछ एंगल दे रखे होंगे। कोई एंगल दिए थे हमने? मान लीजिए 30, ये वाला 30 दिया था, ये वाला 60 दिया था, कौन सा? 30 और ये 60। फिर मैंने आपको क्वेश्चन करने को कहा था। तो अब ये बताओ बच्चे किस किस का क्वेश्चन हुआ, ये बताओ। देखो बच्चों जैसे मान लो अब ये सिस्टम है, इसका हम एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर देखते हैं। एक लग रहा है टेंशन फोर्स ऊपर, एक लग रहा है इधर। ये स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन फोर्स ऐसा लग रहा होगा यूं, बट हम अपने लिए जो साइन लेंगे वो ये वाला लेंगे, ये वाला। जैसे मान लो हम इस सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहां तक की बात कर रहे हैं, तो टेंशन इस पे ऐसा लग रहा है, इस पे कैसा लग रहा है?
ऊपर, इस पे ऊपर, उस पे क्या लग रहा है फोर्स नीचे। तो ये फोर्सेस की बात करेंगे। 10 kg 100 kg है तो वेट कितना होगा, मास अगर 10 kg है, मास अगर 100 kg है सॉरी, तो वेट कितना होगा, वेट क्या होता है m इंटू जी। मान लो g 10 है तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 10, 100 इंटू 10 जो कि क्या हो जाएगा 1000 न्यूटन का फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स नीचे लग रहा है। अब यहाँ पर कई बार एक क्वेश्चन अराइज होता है कि टेंशन हमेशा ऐसे ही क्यों लेते हैं, अवे क्यों लेते हैं। यार देखो एक्चुअली क्या होता है, जब कभी हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, जो कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, एक बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस का जो डायग्राम होता है उसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। पूरे डायग्राम को ड्रॉ करने से क्या होता है, कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए हम एक सिंप्लीफाइड से डायग्राम बना देते हैं कि इस बॉडी पे कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं, इसे कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, और शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FBD। क्या कहते हैं, FBD, ठीक है। तो इसमें हमेशा अवे लिया जाता है। जैसे मान लो इस पॉइंट के रेफरेंस में हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो ये दो फोर्स ऊपर लग रहे हैं और एक फोर्स नीचे लग रहा है। अगर छत के रेफरेंस में बनाते हैं FBD तो टेंशन किधर दिखाते हैं बताओ। अगर छत के रेफरेंस में बनाते हैं, अगर इसके रेफरेंस में बनाते हैं तो किधर दिखाते हैं, इधर। अब हमेशा जिसके भी रेफरेंस में FBD बनता है उसके हिसाब से टेंशन के साइंस लिए जाते हैं, उससे अवे जाते हुए होते हैं। जैसे मान लो छत रेफरेंस होती तो छत से किधर क्या जा रहे हैं, ये वाला साइन और ये वाला साइन क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। अगर इसके रेफरेंस में लिया तो ये साइन क्या जा रहा है, इससे दूर जा रहा है। तो उस हिसाब से साइंस लेते हैं टेंशन की, क्योंकि टेंशन के दो साइन होते हैं। टेंशन हमेशा कैसी लग रही होती है, ऐसे लग रही होती है, यूं अंदर की तरफ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो हमने ये ले लिया। अब बात करते हैं एंगल की, तो ये एंगल कैसे कैसे लिखेंगे बच्चे इस फिगर के हिसाब से। तो अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बताओ, ये 30 है तो ये वाला कैसे हो जाएगा, किस प्रॉपर्टी की बेसिस पे आप बोल रहे हो ये चीज। और अगर ये 60 है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये किस प्रॉपर्टी के बेसिस पे कह रहे हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल जो होगा वो ये सेम होगा, क्योंकि पहले साइड्स के बीच में जो एंगल पड़ते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, तो एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शुक्र है आप लोगों ने थोड़ी बहुत मैथ्स पढ़ ली। 9th क्लास में कोविड नहीं था, कोविड 10 में था इसलिए, ठीक है बच्चे। तो ये एंगल हो गए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमने क्वेश्चन में ये दिया है कि ये जो पर्सन है रेस्ट पे है, ये पर्सन रेस्ट पे है, तो इसका मतलब इसमें नेट फोर्स क्या है, 0 है। कोई बॉडी अगर रेस्ट पे होती है तो इसका मतलब ना राइट साइड जा रही है ना लेफ्ट साइड, कहीं नहीं जा रही, तो उसमें नेट फोर्स क्या हो गए, 0 हो गए। नेट फोर्स 0 मतलब कि जितने उस पर फोर्सेज लग रहे हैं सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। अब फोर्सेस कैसे कैसे होते हैं देखो बच्चों, जब हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं तो फोर्सेस ऐसे हो सकते हैं जो एक्स एक्स डायरेक्शन में लग रहे हैं और वाई वाई में लग रहे हैं, वो सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि भाई ये यहाँ पे 3 फोर्सेस हैं, ये और ये और ये। अब हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करें सारी कहानी। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने आपको सिखाया था वेक्टर रिजोल्यूशन। वेक्टर रिजोल्यूशन क्या होता है, अब भी कभी जैसे कोई फोर्स इंक्लाइन लग रहा हो, तिरछा लग रहा हो, तो उसका कितना हिस्सा हॉरिजॉन्टल या कितना हिस्सा वर्टिकल होता है, उसको हम रिजोल्व करने को क्या कहते हैं, वेक्टर रिजोल्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया था, मान लो एक बॉडी है, एक चीज पे फोर्स ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये एंगल थीटा है, जैसे मान लो ये एंगल थीटा है, इस फोर्स का कितना हिस्सा आगे लग रहा है और इस फोर्स का कितना हिस्सा ऊपर लग रहा है, क्योंकि ये फोर्स तिरछा लग रहा है, तिरछा मतलब कि आगे भी और ऊपर भी। तो कितना हिस्सा आगे लग रहा है वो कैसे निकालते हैं, f cos थीटा से, और कितना हिस्सा ऊपर लग रहा है इससे कहते हैं f sin थीटा से। तो वेक्टर रिजोल्यूशन में बता देता है, क्लियरली बता देता है कि अगर टेढ़ा लग रहा है तो इसका इतना हिस्सा आगे लग रहा है और इतना हिस्सा ऊपर लग रहा है, कि इसका कितना कितना हिस्सा कहाँ कहाँ लग रहा है। तो जैसे मान लो बच्चे यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें टेंशन फोर्स लग रहा है, तो टेंशन तिरछी लग रही है, इसका कितना हिस्सा आगे लग रहा है और कितना हिस्सा ऊपर लग रहा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिजोल्व करना पड़ेगा, मतलब कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ेगा। जब हम किसी वेक्टर को कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं तो उसकी खुद की सिग्निफिकेंस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने स्प्लिट कर दिया इसका इतना। अब जैसे अब इसको रिजोल्व करेंगे, इधर देखो, अच्छे बताओ क्या होगा, ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा बोलो, ये T2 है, ये हो जाएगा T2 cos 60। इसको दूसरे कलर से लिखते हैं ना, क्योंकि रिजॉल्व करने के बाद है ना, रुको, ये हो जाएगा T2 cos 60, और इसके 2 हिस्से हुए, ये तिरछा लग रहा है तो उसका कुछ हिस्सा आगे लग रहा है और कुछ हिस्सा क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है। तो इतना हिस्सा आगे लग रहा है और ऊपर कितना लगेगा, T2 sin थीटा के साथ वाला cos होता है और दूसरा वाला क्या होता है, sin होता है, ठीक है। अब ये तिरछा लग रहा है, अब इसका 2 हिस्से लगेंगे, ऐसा लग रहा है, तो एक हिस्सा आगे लगेगा और एक हिस्सा लगेगा ऊपर, कुछ कितना लगेगा, T1 sin सॉरी थीटा के साथ वाला cos होता है cos 30, और जो ऊपर वाला हिस्सा होगा T1 sin 30। ये जब किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर देते हैं उसकी खुद की सिग्निफिकेंस क्या हो जाती है,
खत्म हो जाती है। जैसे मान लो हमने वेक्टर को रिजॉल्व कर दिया तो खुद की सिग्निफिकेंस खत्म हो गई। तो अब जैसे मान लो अब यहाँ पर मैं फिर से फ्री बॉडी डायग्राम को रीड्रॉ करूंगा तो क्या क्या फोर्सेस दिखाऊंगा बच्चे। तो देखो बच्चे अब मैं जो फोर्सेस दिखाऊंगा आपको, अब मैं आपको क्या क्या दिखाऊंगा, इधर देखो बच्चे क्या क्या दिखाऊंगा बताओ। इन दोनों को हटा दूंगा क्योंकि इसको तोड़ दिया ना हमने, इसको दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा, T2 cos 60, ऊपर वाले क्या क्या है, T1 sin 30, T2 sin 60 और क्या T1 cos 30 और क्या 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन सॉरी, ये दिखाऊंगा इक्विवेलेंट टू। फिर हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। करो बच्चे सिंप्लीफाई करो, चलो बताओ क्या है, कैसे आएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 60 कितना होता है बताओ, √3/2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा T2 इंटू √3/2। साइन 30 कितना होता है 1/2, T1 इंटू 1/2। ये कितना आ जाएगा T2 cos 60 क्या होता है 1/2। ये कितना हो जाएगा T1 √3/2। तो ये क्या हो जाएगा √3/2 T2। ये क्या हो जाएगा 1000। ये क्या हो जाएगा T1/2 सॉरी T1/2 ये हो जाएगा ना, ये वाला। ये वाला कितना हो जाएगा T2/2। ये वाला कितना हो जाएगा √3। ये फोर्सेस लग रहे हैं बॉडी पे, ठीक है, ये लग रहे हैं, बट इसके बावजूद बॉडी कैसी है, रेस्ट पे है। हमने आपको क्वेश्चन में दिया है वो जो सनी देवल है वो लटका हुआ है और राइट लेफ्ट कहीं नहीं जा रहा, वो बीच में ही टंगा हुआ है, ठीक है, कहीं नहीं जा रहा, मतलब उसमें मोशन नहीं है। अगर बॉडी पे कहीं भी मोशन नहीं है तो इसका मतलब उस पर नेट फोर्स क्या होगा बच्चे, 0 होगा। नेट फोर्स 0 होने का मतलब ये है कि सारे फोर्स एक दूसरे को क्या करने वाले हैं, कैंसिल करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं। क्योंकि ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल करेगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा और बॉडी टंगी रहेगी, वही रेस्ट पे रहेगी, टंगी रहेगी वहीं पे टंगी रहेगी। तो कैसे बैलेंस होगा, कैसे करें बच्चे। बट इसमें बैलेंसिंग भी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे दो फोर्सेज है, ये फोर्सेज जो एक्स में लग रहे हैं, ये फोर्सेज जो वाई में लग रहे हैं। तो एक्स वाला एक्स को बैलेंस कर रहा होगा और वाई वाला वाई को करेगा। ये इसको देख लेगा और ये इसको देख लेगा, ठीक है, अच्छा, ये इसको बैलेंस कर देगा और ये इसको बैलेंस कर देगा, तभी तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, बॉडी पे 0 हो जाएगा। नेट फोर्स 0 है तभी तो बॉडी रेस्ट पे। मैंने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो सनी देओल है वो टंगा हुआ है, बट वो ऐसे टंगा हुआ है, ऐसे नहीं कि बंजी जंपिंग कर रहा है, ऊपर नीचे जा रहा हो, ऊपर नीचे जा रहा हो तो नेट फोर्स 0 नहीं होता है, क्योंकि मोशन में है। अगर वो रेस्ट पे है तो उसमें नेट फोर्स 0 है। तो चलो बच्चे करते हैं, देखते हैं। ये इसके बराबर हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन √3/2 T1 इज इक्वल टू T2/2। फर्स्ट इक्वेशन आर, 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 T1 इज इक्वल टू T2 इज आर फर्स्ट इक्वेशन। कोई डाउट बच्चों इसको लेके तो मुझे बोलो। क्योंकि बच्चे बॉडी कहीं जा नहीं रही, क्या राइट लेफ्ट में बॉडी जा रही है क्या, इनमें से अगर एक फोर्स ज्यादा होता, डोमिनेट करता, वो बॉडी को राइट ले जाता, अगर ये जाता बॉडी को इधर ले जाता, बट बॉडी इधर उधर नहीं जा रही, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो ऐड नहीं हो सकता था, मतलब ऐड दो फोर्स। देखो यार एक्चुअली क्या है बच्चे, मान लो आप हो, आप अभी बैठे हुए हो, आप में कोई मोशन है, आप में नेट फोर्स बैलेंस्ड है, तो नेट फोर्स अगर मान लो आप हो और मान लो आपके दो सहेलियां मित्र हैं आपकी, एक आपको इधर से खींच रही है, इसको मैं आइसक्रीम खिलाऊंगी, इसको मैं खिलाऊंगी, दोनों का फोर्स बराबर है 100 न्यूटन 100 न्यूटन। आप कहीं जाओगे, बीच में ही रहोगे ना राइट जाओगे ना लेफ्ट जाओगे, नेट फोर्स क्या है 0 है। तो ये इसको बैलेंस कर रहा है। मान लो ऐसे आपको कोई ऊपर से खींच रहा है और आपको कोई नीचे से खींच रहा है, बट आप वहीं पे ही हो, तो सारे फोर्सेस क्या हो रहे हैं, मतलब क्या बच्चे 4 हिस्से हो जाएंगे हाथ इधर और पैर अलग देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि अगर हम पे फोर्स लग भी रहे हैं और हम वहीं पर ही हैं, तो इसका मतलब वो फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। जैसे ये जितना लग रहा है वो उतना लग रहा है, अगर ये इधर लग रहा होता तो हम किधर चले जाते, इधर चले जाते, मतलब वो जो सनी देओल था वो इधर खिंच जाता,
अगर वो ज़्यादा लग रहा होता उधर खिंच जाता, बट हम तो आपको कह रहे हैं कहीं जा ही नहीं रहे ना, समझे? आप अपनी जगह पे हो, आप कहीं नहीं जा रहे हो। जैसे मैंने कहा आपको दो अपनी तरफ सब खींच रहे हैं बट आप वहीं पर ही हो, तो इसका मतलब वो एक दूसरे को, उनके फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल कर रहे होंगे। समझे बच्चे, नहीं समझे? तो यहाँ पर भी बैलेंस हो जाएगा, ये इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, एक दूसरे को कैंसिल करेगा। अगर कैंसिल नहीं करता तो क्या होता, तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर जा रहा होता, रेस्ट पे नहीं होता। अगर फोर्स बैलेंस है, कैंसिल है, तभी तो वो रेस्ट पे है। और अगर कैंसिल नहीं है, नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो मोशन करने लग जाएगा, बंजी जंपिंग में आ जाएगा, ऊपर नीचे जंप कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, इधर उधर हिल रहा होगा ऐसे ऐसे। बट हम तो ये कह रहे हैं रुका हुआ है, तो ये इसको बैलेंस करेगा और ना ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, राइट वाला लेफ्ट वाले को बैलेंस करेगा। आई बात समझ में? तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और ये हम बात कर रहे हैं किसकी, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल, इसे कहते हैं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब कि एक्स डायरेक्शन वाले, ठीक है। ऐसे ही वर्टिकल वाले एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, वर्टिकल मतलब वाई वाले। कैसे बैलेंस होंगे बच्चे बताओ, इसके अंदर कैसे बैलेंसिंग होगी? उन दोनों को ऐड कर देंगे जो एक ही डायरेक्शन में, √3/2 2t2 और t। देखो ये दोनों मिलके इसको बराबर कर रहे होंगे, ये दोनों ऊपर लग रहे हैं, नीचे लग रहा है, क्या हो जाएगा ये √3t2/2 प्लस t1/2 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये नीचे वाले को बैलेंस कर दे रहे होंगे। चलो बच्चे बताओ, यूजिंग दिस टू इक्वेशंस व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ t1 एंड t2, जल्दी बताओ, शाबाश। इधर देखो बच्चे, तो सबसे पहली चीज बच्चे ये है, इधर t2 की वैल्यू हम ये पुट कर देंगे, कहां पर, यहां। t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3t1 पुट कर दें, कर दें, नहीं करें, बताओ बच्चे। √3/2 की जगह आ गया, t2 की जगह क्या आ गया, √3t1 प्लस t1/2 इज इक्वल टू 1000। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3/2 t1 प्लस t1/2 1000। क्या हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे, बताने क्या आ जाएगा, 3/2 t1 प्लस t1/2 कितना हो जाएगा, ये 1.5 है, 1.5 और आधा क्या होता है 2, या फिर देखो ये हो जाएगा 4t1/2 इज इक्वल टू 1000। 2t1 इज इक्वल टू 1000, 2 नीचे आ जाएगा, t1 इज इक्वल टू 500 न्यूटन। 500 न्यूटन आ जाएगा। अगर t1 500 हो गया तो t2 क्या होगा, इसके लिए यहाँ पुट कर देंगे, t2 हो जाएगा √3 500, ये 500 इंटू √3। क्या बच्चे यही वैल्यूज आई हैं आपकी, बोलो बच्चे बोलो, क्या यही वैल्यू आई है, शाबाश। देखो बच्चे, हमारे पास एक ब्लॉक है, ये 2 kg का है, इसमें 60 डिग्री पे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब एक्चुअली क्या है, ये जो फोर्स है ये इंक्लाइंड है, तो ये फोर्स क्या करेगा, इसके दो इफेक्ट होंगे, एक तो ये आगे लगेगा या ऊपर लगेगा। बट हमें जो क्वेश्चन पूछा है कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, तो हम एक्स डायरेक्शन की बात करते हैं, तो इस फोर्स का इस डायरेक्शन में क्या इफेक्ट होगा हम देखते हैं। तो हम जब किसी भी एक वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, मतलब कंपोनेंट में तोड़ते हैं, तो इसका कितना हिस्सा आगे लगेगा, ये होगा 20 cos 60 से कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जो एंगल के साथ वाला होता है cos और दूसरा वाला क्या होता है, साइन होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा बच्चे, 20 cos 60 क्या होगा हाफ, ये कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। तो 20 न्यूटन में से 10 न्यूटन का जो हिस्सा है वो बॉडी को किधर बढ़ा रहा है, आगे की तरफ बढ़ा रहा है, मतलब फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कितना हुआ 10 न्यूटन। तो हमें क्या पूछा है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो देखो जब फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आ जाएगा, तो मास कितना है हमारा 2 इंटू ax इज इक्वल टू 10, नीचे आ जाएगा ax क्या आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि क्या एक्सेलरेशन x में अलग हो सकती है, y में अलग हो सकती है। बिल्कुल, 2 डायमेंशन मोशन में हर चीज अलग अलग हो सकती है। कैसे, एक बॉडी यहाँ से यहाँ चली, यहाँ से यहाँ चली, ऐसे भी x में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, x में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, y में कितना हुआ, इतना हुआ। जब डिस्प्लेसमेंट x और y में अलग हो सकती है, वेलोसिटी x और y में अलग हो सकती है, एक्सेलरेशन भी x और y में अलग हो सकती है, तो यहाँ पर 2 डायमेंशन में हर चीज x और y के अलग अलग स्टडी किया जाता है कि ये x में कितना है, ये y में कितना है, ये ओवरऑल कितना है। अब ये बॉडी यहाँ से यहाँ चली, तो अब यहाँ चली तो x में कितना मोशन हुआ,
एक्स में क्या होता है, ये एक्स डायरेक्शन मतलब इसके यहाँ से यहाँ तक हुआ, वाई में कितना हुआ, इतना हुआ। तो यहाँ पर हम अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं और ओवरऑल भी पढ़ते हैं। तो ये 2 डायमेंशन मोशन है कि हमको एक्स के लॉन्ग अलग पढ़ना होता है, वाई के लॉन्ग अलग, और ओवरऑल वैल्यू अलग पढ़नी होती है। समझे या नहीं समझे बच्चों, बोलो इस चीज़ को समझे।